अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पुराने स्टूडेंट्स को पता है, चलें नए को पता चल जाएगा। लेक्चर की शुरुआत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने शायद कहा था कि कॉपियर से नोट्स ले लें, कि नहीं कहा था? अरे अच्छा, चलें ठीक है, अभी क्लास के बाद लेते जाइएगा, उसमें से मैं होमवर्क दूंगा। अच्छा, जिन लोगों ने लास्ट टाइम मुझसे FR1 पढ़ा था तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर था उसका जो नोट्स दिए थे वही हैं। मैंने बल्कि उसमें से अब ग्राफ वगैरह के सवाल निकाल के वो रखवाया कॉपियर के पास, तो कॉपियर से लेते जाइएगा, क्योंकि उसमें से 1-2 सवाल होमवर्क दूंगा मैं। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले नोट्स। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं जो भी नोट्स दूंगा ना, तो वो फिर मैं कोर्स में रख दिया करूँगा। चलें जी, कल तो कहानियों में गुजर गई सारी क्लास, अभी सीधा पढ़ाई शुरू करते हैं। आपने कोई सवाल अगर पूछना है तो पूछ लें, कोई सवाल, परेशानी, कंसर्न। हाँ जी यार, वो मैंने पास पेपर भी शायद दिए थे उसको, क्या है दूसरे का नाम? हाँ, उसको मैंने पास पेपर भी दिए थे सारे, या नहीं? मैंने ना उसको शायद दिए थे सिर्फ ये वाले। अच्छा, मैंने उसको ऑटम 14 ऑनवर्ड दे दिए थे, ये मैंने दिए थे उसको। ठीक है, मैं पुराने वाले भी दे देता हूँ। ऑटम मैंने कब? लास्ट टाइम फैसल ने? अच्छा, बहरहाल अब देखो, मैंने ना 2 फोल्डर कर दिए हैं, उसको पूछ लेना फैसल को। मैंने उसको 2 जिप फोल्डर किए हैं, एक में ऑटम 14 से स्प्रिंग 21 तक है और एक में ऑटम 9 से स्प्रिंग 14 तक है। ये कॉपियर को लेना, उसको कहना कि अच्छा, चूंकि ये पास्ट पेपर्स अभी मैं दे रहा हूँ USB में, वो कॉपियर के पास रखवा देते हैं। चूंकि ये ज़्यादा पेजेस होंगे तो वो 2 मिनट में तो कॉपी नहीं निकाल देगा आपको। तो आप में से जिसने उसका प्रिंट लेना हो ना कॉपियर को, वो जाके बता दे और वो उससे पूछ लीजिएगा, हो सकता है बाइंडिंग भी कर दे, वो मुझे नहीं पता, पूछ लीजिएगा। तो हो सकता है वो थोड़ा टाइम लेके वो फिर आपको थोड़े टाइम बाद दे। तो मैं 5 पेपर्स दे रहा हूँ फोटो कॉपियर के पास, जिसको चाहिए हो हार्ड कॉपी वो कॉपियर से ले ले। उनको कहना कि बच्चों से पूछ लेना कि उसको हार्ड बाउंड वो टेप बाइंडिंग करनी है कि नहीं, क्योंकि पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों से फिर पूछ के किया कीजिए। ठीक है, कॉपियर के पास भिजवा दिए मैंने, दोनों फोल्डर दे दिए मैंने उसको, फैसल को, ऑटम 9 से लेके स्प्रिंग 21 तक, ये सारे। और उसके अलावा अगर किसी ने सॉफ्ट कॉपी लेनी हो कोर्स में तो मैं रख दूंगा। आप लोगों ने सॉफ्ट कॉपी लेनी हो, एक बच्चा मुझसे ले गया था, तो वो भी बेशक USB ले आया करें, ले लिया करें। वैसे अब इतने सारे लोग USB लाएंगे तो आपस में भी शेयर कर लिया करना। और कोई सवाल, परेशानी? पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? अच्छा, बनाना चाहिए। यार USB को कोतेड़ी पे थोड़ी लेके आनी, इतनी सी USB है। असल में व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना वो मैस ज़्यादा मच जाता है, इसलिए अवॉइड करूँगा मैं। बाकी अगर करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, कर लें, लेकिन मैं उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए बनाना है तो बना ले, हाँ बना ले,
और उसमें वो ऐसे है कि यानी एडमिनिस्ट्रेशन वाले नहीं बना के देंगे, आप बॉयज़ में से कोई एक इनिशिएट करें, वो ग्रुप बना के बाकी सारे बॉयज़ के वो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। इसी तरह आप में से कोई इनिशिएट करे, आप गर्ल्स का ग्रुप बना लो। डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए बनाना है तो बना लें, ठीक है, कर लें, लेकिन ये आपके ऊपर है, आपने बनाना है तो बना लें। कोई एक इनिशिएट कर ले तो आप में से देख लो जो करना है। बॉयज़ का एक ग्रुप अलग बन जाएगा, गर्ल्स का अलग बन जाएगा, और फिर इसमें डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर लिया करूँगा। मुझे ऐड कर लेना, डॉक्यूमेंट शेयरिंग मैंने करनी है। ठीक है, कर लेना। और कोई सवाल परेशानी है तो बोलें, फिर मैं ऑफिशियली पढ़ाई शुरू करूं। जी जनाब, किधर है, कौन है, कहाँ? जी जी बताएं। गर्मी लग रही है, वो तीनों बंद हैं? अच्छा, यह थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, उठ के जाएं, वो बुला लाएं किसी को। कोई उठ जाए यार, कोई उनको बुला लो बाहर, जो भी। हाँ, गया है कोई? ये भी चलाना है, ये चल रहा है। हाँ जी, और कोई परेशानी, कोई सवाल? इधर बैठ जाओ, उधर भी जगह है, उधर भी जगह है, वहाँ नजर कैसे आएगा आप? चलें देख लें, जैसे आसानी, मैंने तो मशवरा दिया, जहाँ बैठना है बैठ। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, वो शायद मुझे लगता है कल किसी ने इसी सेक्शन में पूछा था कि ये न्यूमेरिकल है कि थ्योरेटिकल है, तो न्यूमेरिकल है, ये सब्जेक्ट सारा न्यूमेरिकल है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, इसमें हमने पढ़ना क्या है और इसका मकसद क्या है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचनी है, तो प्रॉफिट होता है सेल्स में से खर्चे माइनस करके। प्रॉफिट बढ़ाने के तीन तरीके हैं इनफैक्ट। सेल प्राइस बढ़ा दें, क्वांटिटी ज़्यादा बेच लें, या कॉस्ट कम कर लें। सेल प्राइस बढ़ाना एक हद तक ही हो सकता है क्योंकि मार्केट में बैठे बाकी कंपेटिटर्स भी हैं। क्वांटिटी ज़्यादा बेचना, उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। तो तीसरा रास्ता भी खुला है कि हम अपनी कॉस्ट्स कम कर लें। अच्छा, कॉस्ट कम करने के लिए बिजनेस को पता तो हो कि कॉस्ट होती कितनी है, और ना सिर्फ ये कि कॉस्ट होती कितनी है
कॉस्ट किस किस चीज पे आ रही होती है और वो प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितनी जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर कॉलेज ये फैसला करे कि अच्छा हम प्रॉफिट्स बढ़ाएं तो चलो कॉस्ट कम करते हैं, ऐसा करते हैं टीचर्स को निकाल देते हैं, कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो ठीक है, नहीं ना, पता चले ना कि चीज जो प्रोडक्ट जो सर्विस बेची जा रही है वो कितनी सिग्निफिकेंट है। तो चीजों की, आइटम्स की, सर्विसेज की कॉस्ट भी पता हो और ये भी पता हो कि वो कितनी कुछ जरूरी है। और मिसाल, अगर एक बिजनेस है जूते बनाता है तो उनको पता तो हो कि वो जूते का जो एक जोड़ा जो पेयर बेच रहे हैं वो उनको कितना कॉस्ट कर रहा है। चले आपकी नहीं है जूते बनाने वाली फैक्ट्री, मिसाल ले लेते हैं, एक शू मैन्युफैक्चरिंग की क्या क्या खर्चे होते होंगे, सिर्फ खुद जूते को देखें, सोचें क्या खर्चे होते होंगे। लेदर का खर्चा होगा, ठीक है, लेबर मजदूर होंगे जो उसको सीते होंगे, बनाते होंगे, और चले फैक्ट्री में चलते हैं, मशीनरी, मशीनरी क्या, मशीनरी तो एसेट होता है, धागा लगता होगा, उसकी सिलाई होनी है, धागा लगता होगा। मशीनरी की क्या, मशीनरी की डेप्रिसिएशन होगी, मशीनरी की मेंटेनेंस होगी, मशीनरी की रनिंग कॉस्ट होगी, बिजली का बिल आएगा, और हो सकता है बिल्डिंग रेंट पे हो, रेंट होगा, ठीक है, शाबाश, स्टाफ होगा, उसकी सैलरीज होंगी, हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये तो टिपिकल नाम आ गया ना कॉस्ट के, मैं नामों के बजाय बस मिसालें पूछ रहा हूँ जी। इंश्योरेंस, फैक्ट्री के एसेट्स की इंश्योरेंस, बिल्कुल ठीक है, पैकिंग पे खर्चा आएगा जी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। अच्छा चले मैं सवाल अपना बेहतर कर लेता हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जूते बनाने के खर्चे, तो एडवर्टीजमेंट तो नहीं है ना इसका, और है जूते बनाने के, चले फैक्ट्री, मैं फिर कहता हूँ फैक्ट्री तक सोचते हैं, फैक्ट्री, अच्छा फैक्ट्री है क्या, फैक्ट्री क्यों बनाई है, फैक्ट्री का मकसद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ना। देखें बिजनेस के ना मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, जैसे चलें अब दोबारा कॉलेज की मिसाल ले लेते हैं, कॉलेज में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आप लोगों का कॉलेज के अंदर एंटर होना तो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी का भी एक डिपार्टमेंट होगा, एक फंक्शन है, जरूरी नहीं कि 1000-2000 लोग काम कर रहे होंगे, 12 एक फंक्शन है। फिर ये जो आपको सारी बिल्डिंग के अंदर, ये अभी जैसे नहीं बल्कि कल ये लाइट ख़राब हुई, फिर कोई बंदा इसको ठीक करने आया, इलेक्ट्रीशियन का काम होगा, सफाई का काम होगा, ये सारी लाइटें लगाना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी एक फंक्शन है। फिर आप लोगों को जो रिसेप्शन के ऊपर लोग हैंडल कर रहे होते हैं, मार्केटिंग, वो भी एक फंक्शन है। फिर फीस भी उन्हीं को जाके जमा कराते हैं, उन्हीं को जो रिसेप्शन पे बैठा होता है, नहीं, अकाउंट्स का एक अलग फंक्शन है, वो लोग अलग हैं। फिर एग्जामिनेशन का एक फंक्शन अलग है, टीचिंग का फंक्शन अलग है, ये सारे इस बिजनेस के फंक्शन हैं। इसी तरह से एक बिजनेस ने चीजें खरीदनी हैं, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया होगा, फिर वो चीजें बनानी हैं, यानी जैसे मैं जूतों की मिसाल दे रहा हूं, तो चमड़ा खरीद के जूते बनाने हैं, इसके लिए फैक्ट्री होती है। फिर चीजें सेल करनी है, इसके लिए अलग लोग होंगे, हर काम के ना रेलेवेंट एक्सपर्ट्स होंगे, तभी बिजनेस अच्छा चलेगा। तो फैक्ट्री, सिर्फ फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, इसका क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन, ठीक है, हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो फैक्ट्री के खर्चों की मिसालें, ठीक है, लेदर लग रहा है, वो मजदूर है जो जूते हाथ से बना रहे है, धागा है उसकी सिलाई पे काम आएगा, प्लांट एंड मशीनरी है उसकी मेंटेनेंस होगी, डेप्शन होगी, बिजली कंज्यूम होगी, स्टाफ वहां पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, तरह तरह के कामों पे हैं। वो मजदूर भी हैं जो खुद जूता बनाने में इन्वॉल्व हैं, फिर उनके हेल्पर्स भी होंगे। आपने अगर ये जो बाइक वाले कॉम है, जब बाइक की सर्विस कराने जाएंगे थोड़े बेहतर वर्कशॉप पे, तो जो मैकेनिक बाइक की ट्यूनिंग वगैरह कर रहा होगा, एक उसका छोटा भी होगा साथ पे, जो वो पाना शाना पकड़ाने के लिए होगा, वो वर्कर्स हैं, वो हेल्पर्स हैं। फिर उनका कोई सुपरवाइजर भी होगा जो देख रहा होगा काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फैक्ट्री में भी ये मुख्तलिफ तरह की ग्रेड के लेबर होते हैं, इन सबके पैसे होंगे, ठीक है। फिर पैकिंग का खर्चा होगा, जूतों को बनाने के बाद डब्बे में पैक करना है। फिर इसके अलावा जूतों पे हो सकता है कोई केमिकल लगता हो उसकी पॉलिशिंग के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उस पर कोई वो सोल्यूशन लगता होगा उसको चिपकाने के लिए, इसका खर्चा हो रहा होगा। और इंश्योरेंस थी, एसेट्स की इंश्योरेंस थी, सोल हो गया, ठीक है, ठीक है, शाबाश। और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं फैक्ट्री के, और हैं
क्या चीज? बात नहीं समझ आई। नहीं आप अच्छा चले छोड़ दिया। हाँ जी, काफी नहीं है और बता दो यार, सोचे ना, दिमाग को जरा हिलाएं, एक्सप्लोर करें। पैकिंग होगी ना, पैकिंग होगी मिसाल, ठीक है। हाँ जी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये तो एसेट है ना, ये तो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है। मैं एक्सपेंसेस पे फोकस कर रहा हूँ इस वक्त। हाँ जी, रिपेयर मेंटेनेंस हो गई, ठीक है। अगर बिल्डिंग किराए पे है तो फैक्ट्री का रेंट हो गया। और ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की? वर्कर्स की ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। हाँ जी यार, देखें, ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना, अकाउंटिंग है ना, ये तो मैं कल बता चुका ना, मुश्किल है। बताया था मैंने नहीं कहा था मुश्किल है? आज दोबारा कहता हूं मुश्किल है। ये मुश्किल है, लेकिन इसमें आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, उसको समझने के अलावा दिमाग खोलना है। मैं इस तरह के सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, ये जो बचपन में शायद कभी खेला ही हो, ये जो पहेलियां होती हैं या मुख्तलिफ पजल्स होते हैं, या रास्ता तलाश करें और फ़र्क ढूंढें, और क्या होता है, पहेलियां होती हैं इस तरह की, कभी ना कभी किसी ना किसी रिसाले में पढ़ी हों, खेली हों अखबारों में, कि नहीं कभी नहीं, या खेली हैं। कौन सा कोर्स किया इसके लिए? जब कुछ 6 महीने 7 महीने का कोर्स होता है कि आइए पहेलियां सॉल्व करने में, आइए 3 महीने में पहेलियां सॉल्व करने के माहिर बने, नहीं। तो फिर ये कैसे आ जाती है? कॉमन सेंस। अच्छा चले, मैं मिसाल और मिसाल बताता हूँ। आपके अम्मा अब्बा ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ऐसे ही है जी, या पैदाइशी को दौड़ने लग गया था, नहीं, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अच्छा, उन्होंने सीधा चलना सिखाया। अब जब सीधा चलना आ गया तो उल्टा भी चल लेंगे, कलाबाजियां भी लगा लेंगे। एक बार टांगों का इस्तेमाल आ गया ना, तो फिर अब आप उल्टबाजियां भी लगा लेंगे, उल्टे उल्टे काम भी सीख लेंगे। अच्छा, इसी तरह से ये जो बाइक चलाने वाले लोग हैं, बाइक चलानी सीखी होगी कभी? नहीं। कटे मारना भी सीखी? ये जो स्क्रीच मारते हैं ये भी सीखी? नहीं। ये कहां से आ गए हैं? हाँ जी, अरे सीधे सवाल पूछ रहे हैं यार, कैसे पता चला? ये देख के। जब बाइक चलाने पे कंट्रोल बन गया, जब उसका हैंडल संभालने पे कंट्रोल बन गया, तो फिर इस तरह के तजुर्बे खुद करने शुरू कर दिए। ये जो लोग क्रिकेटर होते हैं, बैट्समैन हैं, इन्होंने अगर ट्रेनिंग भी ली हो तो कोई 2 4 5 शॉट्स ही हैं जो इन्होंने ट्रेनिंग सीखी होगी। उसके बाद जब इनको समझ आ जाती है कि एंगल किस तरह से होता है, बॉल की स्पीड किस तरह मैनेज करनी होती है, फिर नई नई शॉट्स डेवलप होती हैं। बात यह है कि जब भी कोई आर्ट सीखा जाता है तो उसकी बुनियादी बातें तो सिखाने वाला सिखा देता है। अब उसमें मुख्तलिफ वैरायटियां कैसे बनती हैं? मुख्तलिफ वैरायटियां तब बन सकती हैं जब उस आर्ट को सीखने वाले का, उनका जो बेसिक चीज़ों का रिलेशन है वो पता चल गया हो। अब जैसे बाइक की मैं मिसाल दे रहा था, या गाड़ी किसी को अगर चलानी आती है, तो अगर ये पता है कि बाइक का हैंडल या गाड़ी का स्टीयरिंग, इसका क्या रिलेशन है, इसको कितना घुमाएंगे, कितना एंगल बनेगा, टायर्स का सड़क के साथ, वजन के साथ, जब ये सारी चीज़ों का रिलेशन समझ आना शुरू होगा ना, फिर मुख्तलिफ चीज़ों की वैरायटी बनती है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको मैं बुनियादी कॉन्सेप्ट तो सिखा दूंगा, लेकिन जब तक आप इसका रिलेशन स्ट्रांग नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आप डिफरेंट एंगल से नहीं सोच सकते, तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। तो मैं इसलिए आपको सिखाने की जो कोशिश किया करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप दिमाग इस्तेमाल करें, सोचें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, इस चीज़ की कोशिश करनी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, सोचें और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। जाएं फैक्ट्री के अंदर, जरा इमेजिन करके देखें क्या खर्चे होते होंगे। हैं? फैक्ट्री में टैक्स? वो तो बिजनेस के प्रॉफिट्स पे टैक्स पड़ता है। हाँ जी, क्लीनिंग सर्विस है, ठीक है, शाबाश, जहाँ जगह की सफाई है, बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटीज हैं। अच्छा, इसको मैं और जनरलाइज कर लेता हूँ, स्टाफ जितने भी हैं उनके सैलरीज बेनिफिट्स, चलो उसमें सिक्योरिटी, सैलरी सब शामिल हो गया जी। और शाबाश, वही सैलरी बेनिफिट सब कर देते हैं इसमें। हाँ जी, फैक्ट्री में नहीं वाईफाई देते। हाँ जी, वो तो सबसे पहले बात हुई थी ना, लेदर की, बिल्कुल ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है। और गिनाए भी खर्चे,
सेलिंग एक्सपेंसिव बेटा प्रोडक्शन के, फैक्ट्री के बता रहा हूं ना, फैक्ट्री के जी हैं। सीसीटीवी कैमरास बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी का खर्चा हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये एक्टिविटी बेकार लग रही है तो फिर आप बेकार हैं। मैं कह रहा हूं दिमाग इस्तेमाल करें, सोचें, एक्सप्लोर करें, सोचें, खर्चें। यार आप लोग ना एक्सप्लोर कर नहीं रहे, चलें छोड़ें, दफा करें, मैं कुछ नहीं बता रहा। आप एक और एक्टिविटी कराता हूं, ईंट ब्रिक, 2-4-5 मिनट की खामोशी, अपने पास आपको जो जो इनके इस्तेमाल समझ आते हैं लिखें। ब्रिक, ईंट, इसके इस्तेमाल सोचें, लिखें 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 लिखें। हैं इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, पश्तो, पंजाबी, सराइकी, जैसे मर्जी लिख लें, बस सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करना। अच्छा कोई टेस्ट तो है नहीं, तो नकल करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी से नहीं लिखे जा रहे तो नहीं लिखे जा रहे, अगर वो साथ वाले से देख के लिख लेगा तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए जितना जहन में आता है सोचें, लिखें। क्या जी, पहले ये काम तो करना है यार। अगर 2-3 जुमले लिखने के बाद अपने आप को मुतमिन करके बैठ गए तो दिमाग को लिमिट मत लगाएं। सोचने को कहा है, 2-3 जुमले बस काफी हो गए। मैंने कहा था 4 लिख लें, बस जिसके 4 हो गए वो कामयाब हो गया। 6 लिख लें, 20 लिख लें, उसके बाद भी सोचते रहें। कई जगह है इधर, बेटा देखो शायद इधर कोई जगह हो, कोई जगह है तो बेटा एडजस्ट कर लो उसको। लोगों के लिए आसानी करने वाले बने, कोई जगह है तो देख लें, एडजस्ट कर लें।
अच्छा जी, हाँ जी बताएं। कंस्ट्रक्शन के काम आएगी, ठीक है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन में अगर आप कहें जी घर की दीवार बनाने में काम आएगी, एक इस्तेमाल स्कूल की दीवार बनाने में काम आएगी, ऑफिस की दीवार, बस कंस्ट्रक्शन हो गई। और क्या कह रहे हैं? बिजनेस के तौर पे, यानी जिनकी ईंटों की भट्टियां। नहीं, वो तो देखें, वो तो इस्तेमाल किसी ने करना है तो कोई ना कोई बेचने वाला तो होना। ठीक है, चलें, ठीक है, इनको बिजनेस में लोग कर रहे हैं जी, चलें। हाँ जी, लड़ाई में इस्तेमाल होगी, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। विकेट बनाने में काम आएगी। और आराम से आराम से आराम से। अच्छा सुन तो लेना, लड़ाई में काम आएगी, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। क्रिकेट खेल रहे हैं, विकेट बनाने के काम आएगी, बैठने के काम आएगी, इसको सीट बना लें। हाँ हाँ भाई, कभी कुछ छत पे गया हो तो पता हो ना उसको, ईंट रखे बैठ जाए उस पे। हाँ जी, हाँ जी, चूल्हा बना ले, क्या कहते हैं भाई, और आराम से आस्ता आस्ता चूल्हा बना ले भी, पकाने के वो देगे रखने, नाई देग पकाता ना, ईंटों के ऊपर रखा होता है। इसको वेइंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मार्शल आर्ट्स। हाँ जी, हाँ जी, कपड़े दो के ऊपर लटकाए हैं तो उड़ ना जाए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लगाने के लिए। ये जो ढलवान होती है वहां गाड़ी खड़ी की है ब्रेक लगाने के लिए। बारिश का पानी गली में फंसा हुआ है, उस पर रास्ता बनाने के लिए। वेट लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है जी, जो प्रॉपर जिम नहीं कर सकते, चलो ये वेट उठाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। हैं कील ठोकने के लिए, वैसे तो ईंट टूट जाएगी कील ठोकने से। क्राफ्टिंग मटेरियल्स बनाने के लिए वो क्या होते हैं? मतलब आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, क्राफ्ट चीजें बनाना से। चले जी, कुछ होता है, क्राफ्टिंग मटेरियल होता है, सही कह रहे होंगे। क्या चीज, क्या चेक करने के लिए? हाँ जी, ड्रिल मशीन सही है कि नहीं, पहले ईंट में सुराख करके देखेंगे, ड्रिल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखें, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये चाहता था मैं आपसे कि आपको दिमाग इस्तेमाल करना जरूरी नहीं कि जो इस वक्त सामने है सिर्फ उसी को देखें। कॉस्ट अकाउंटिंग के सवालों के अंदर जो सवाल में डेटा लिखा होगा उसको देखते रहेंगे तो स्टूडेंट परेशान होता है, इसका करना क्या है। फिर सोचना होता है कि अच्छा इसमें हमने और क्या क्या पढ़ा था, ये चीज और किस किस सवाल में इस्तेमाल हुई थी, और किस किस टॉपिक में इस तरह की वर्डिंग आई थी। ये दिमाग एक्सप्लोर करना पड़ता है, किस किस चीज का कहां कहां किस किस चैप्टर में कैसे कैसे इस्तेमाल किया था। फिर इनको रिलेट करते हैं, हाँ फलाने चैप्टर में जो काम किया था ये वैसा सा सवाल लग रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको सवाल देखने के बाद फौरन पता चल जाए किस चैप्टर का सवाल है। और ऐसा भी होता है कि 2-3 चैप्टर्स का मिक्स सवाल बन जाता है। तो आपको जो सामने चीज है उससे हटके भी सोचना है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी करके दिखाई थी आपको कि आपको दिमाग इस्तेमाल करना आना चाहिए। और भी वैसे काफी सारे होंगे जो भी मैंने नहीं लिखे हैं। बैठने के लिए हो गया ना, कबर, हाँ जी कबर, बिल्कुल जबरदस्त। है तंदूर, हाँ जी, चले जी कंस्ट्रक्शन में कवर कर। बात यह है कि आप वैरायटी सोच सकते हैं कि एक ही गिवन चीज है उसके कितने इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी भी बीच में सोचेंगे तो, और लेकिन सारा ये नहीं पढ़ना ना, और भी पढ़ना है। अभी भी सोचेंगे तो बहुत सारे इस्तेमाल ज़हन में आ जाएंगे।
जबरदस्त, चरपाई के नीचे रखने के लिए, बिल्कुल ठीक है, बैलेंस ख़राब हो रहा है, बैलेंस करने के लिए। अच्छा मैं आपको एक नसीहत ही अगर मान लें तो शुरू में ही मैं इसको बता दूं, क्लास में हंसी मजाक होगा, बिल्कुल होगा, ज़रूरी है, करेंगे, लेकिन इसमें ना एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मजाक में ना ये भूल जाते हैं कि बात एक मजमे में करने वाली है कि नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि वो किस हलके में उठते बैठते हैं, उनका कहाँ पर ज़्यादा उठना बैठना है, गली के चौक पे बैठे होते हैं या डिफरेंट क्लास डिफरेंट लोगों में उठते बैठते हैं। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा कि ये फैसलाबाद सियालकोट वाले ड्रामों के जुगते नहीं मारने इधर। मजाक करते हुए थोड़ा सा इस बात का लिहाज कर लेना, आप ये सोच लेना। और ये जो कुछ बच्चे जो डबल मीनिंग जोक्स करके समझते होंगे कि यार चलो मैंने तो साफ बात ही की है ना, एक तो मुझे भी पता होगा, मतलब आपकी डबल मीनिंग आपकी एज से गुजर के आया ना, पैदाइशी तो इतना नहीं था, तो कुछ चीज़ों पे ज़रा थोड़ा सा एहतियात करिएगा कि आप बहरहाल एक मजमे में एक क्लास में बैठे हुए हैं, और इसका भी ख्याल रखिएगा कि ये बहरहाल एक दर्सगाह है जहाँ से आप कुछ सीख के ही जा रहे हैं। तो इस चीज़ का मजाक करते हुए ख्याल रख लेना कि उस किस्म के गंदे मजाक जो आप सिर्फ अपने करीबी दोस्तों में करते होंगे, वो गंदे मजाक इस तरह से क्लास में आपकी आवाज़ ऊंची ना आए। अगर आप समझ जाएंगे कि नहीं जी मैंने तो ढकी छुपी बात की थी, तो अगर आपको उस बात का पता था तो और बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो इसलिए क्लास में गंदे मजाक अवॉइड करें, क्योंकि फिर ये ना हो कि कोई चीज़ काबिल बर्दाश्त ना रहे तो फिर आप क्लास से बाहर हो। तो क्योंकि आप जो चीज़ जो मजाक कर रहे हैं उसमें आप बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपके मजाक के अंदर बहुत सारी चीज़ें अनचाहे आप रिफ्लेक्ट कर रहे जा रहे हैं। तो इससे बेटा अवॉइड करें, गंदे मजाक ना हो क्लास के अंदर। अच्छा, अब इतनी सारी मिसालें हो गई, और भी होंगी, सोचने पे आएंगे तो जहन में नहीं भी आई होंगी, लेकिन पॉइंट मेरा सिर्फ इतना था कि अपने दिमाग को सोचने की जो सलाहियत है उसको लिमिट ना करें। आप जितना ज़्यादा अपनी इस एबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे उतना आपके लिए कॉस्ट में अच्छा होगा आगे चलना। चलें अब अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। फैक्ट्री के खर्चों की मिसालें बहुत सारी हैं, बहुत थी, शाबाश, ये जो इतनी सारी मिसालें आई हैं ज़बरदस्त, मैं ही चाह रहा था। इन सारे खर्चों में से ये भी पता हो कि कौन कौन सा बहुत ज़रूरी है और कौन कौन से को कम किया जा सकता है, कौन कौन से को रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे जूते बनाने हैं तो चमड़े का बड़ा खर्चा होता है, तो चलो चमड़ा रहने देते हैं, नहीं। इसी तरह से जो वाकई काम के वर्कर्स हैं उनको रहने देते हैं, कुछ सस्ते से लोग रख लेते हैं, नहीं वो भी नहीं ठीक है। तो इस तरह के फैसले करने होते हैं उस मैनेजर ने जिसके जिम्मे होती है कॉस्ट, उसने फिगर्स, उसको डिटेल पता होगी तो फिर इस तरह के फैसले कर पाएगा। ये सारा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि जिसमें प्रोडक्ट की और सर्विसेज की डिटेल्ड कॉस्ट पता होंगी, उनसे रिलेटेड कुछ फैसले करने होंगे। और आपका सिलेबस भी यही है कि इसमें मैंने जो आपको चीज़ें गिनाई है ना, उनको अगर मैं ये चीज़ें आपने चूंकि FR1 में पढ़ी होंगी, या चलो अभी भी FR1 जो लोग पढ़ रहे हैं पढ़ लेंगे, इसी क्लास में पढ़ा दूंगा आपको आज या शायद कल। 3 मेन नाम बोलूँगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ये नाम आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ये सिखाना है। जिसको नहीं पता है मैंने क्या कहा है, मैंने सिखाना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, इन नामों की हमने डिटेल कैलकुलेशन पढ़नी है इस सब्जेक्ट के अंदर। उनकी कोई ना कोई अकाउंटिंग हो सकता है करनी हो। फिर हमने इस सब्जेक्ट के अंदर ये सारी कॉस्ट की डिटेल्स मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये सीखने के बाद कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है। मैं अगर बांटूं तो ये मेनली ये 2 हिस्से हैं आपके सिलेबस के। कॉस्ट्स की बहुत डिटेल्स पढ़नी है, बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशंस, और डिसीजन मेकिंग करनी है। ये है आपका सब्जेक्ट। और डिसीजन यही, जैसे कि हम कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं तो अच्छा ऐसा करते हैं कि फलाने लेबर की जगह अगर हम फलाने लेबर ले आएँ तो कर लें, ऐसा कि ना करें। फलाने चमड़े की बजाय फलाना चमड़ा ले आएँ तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सप्लायर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कि ज़्यादा खरीदोगे तो बताएं खरीदें कि ना खरीदें। ये डिसीजंस आ गए ना, तो ये डिसीजंस हैं जो हमने इस कॉस्ट में सीखने हैं। तो आपके सिलेबस के 2 हिस्से हैं मेन, एक डिटेल्ड कॉस्ट की कैलकुलेशंस और डिसीजन मेकिंग। ये है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसमें अच्छा, मैंने
गंदे मजाक करने से मना किया था, शक्लें तो आपकी ऐसे बन गई जैसे मैंने सांस लेने से मना कर दिया, आंखें ना हिले, मुंह ना हिले, नॉर्मल रिलैक्स। क्या हो गया? आवाज नहीं आई समझ? या कोई बात होती है तो पहुंचा दिया करो ना आगे, मुझे नहीं समझ आएगा। अच्छा 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 ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ग्रेड्स पे तो चलो जाएंगे। मैं किसी भी चैप्टर का शुरू करने से पहले ना आपको कॉस्ट के लिए जो कुछ कॉन्सेप्ट्स जरूरी हैं पहले मैं उनसे बात शुरू करने लगा। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट में जो मेन बात आपको बतानी है वो बतानी है कॉस्ट की टाइप्स। अच्छा जिन लोगों ने FR1 पढ़ा हुआ है ना, उसमें एक चैप्टर था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ज़्यादा डिटेल्स थी, उतनी ज़्यादा डिटेल की हमें यहाँ कॉस्ट में ज़रूरत नहीं है। उसमें जो मेन चीज़ें हैं बस मैं वो रिवाइज करवाऊंगा। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हुई तो वो रिवाइज के वर्ड से ये मत समझें कि सर ने रिवाइज कराना है, ऊपर से गुजारना है, पूरी डिटेल से ही बताऊंगा। लेकिन वो पूरा चैप्टर नहीं करवा रहा, उसमें से वो मेन चीज़ें करवा रहा हूँ जो कॉस्ट में ज़रूरी हैं। कॉस्ट की टाइप्स देखते हैं कि कॉस्ट कितनी तरह की होती है। इनमें जो पहली बात करने लगा हूं वो बात करने लगा हूं वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स। पहले मैं इस पे बात करने लगा हूं, इनके कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, छोटी मोटी कैलकुलेशंस भी, और इसी हेडिंग में मैं आपको एक हाई लो मेथड एक चीज़ होती है वो एक नई चीज़ सिखाऊंगा, वो अपने FR1 में नहीं पढ़ी होगी। वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। पूरे बिजनेस की या उसके किसी डिपार्टमेंट की या उसके किसी इंडिविजुअल एसेट की, इवन के किसी इंडिविजुअल इंसान की, बातें रिपीट कर रहा हूं, पूरा बिजनेस ओवरऑल, कोई एक फंक्शन, कोई एक एसेट या कोई एक इंसान, इनकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होगी। जैसे फोटोकॉपी शॉप है, अब एक बिजनेस है जिसमें एक प्रिंटिंग फोटोकॉपिंग डिपार्टमेंट है, ये तो शॉप है ना जो आपको बेचता है, और ये बाकायदा बिजनेस का मतलब कॉलेज की नहीं है, पता नहीं किधर है, मैं भी इशारा कर रहा हूँ, किधर है फोटोकॉपी शॉप, चलो जहां भी है, ये जो फोटोकॉपी शॉप है ये तो बहरहाल एक बिजनेस है जिसने कॉलेज में जगह लेके किराए पे तो स्टूडेंट्स को फोटोकॉपी बेचनी है। लेकिन बिजनेसेस जो होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं फोटोकॉपी प्रिंटिंग का काम जरूरी होता है। अब एक फंक्शन है जहां पर फोटोकॉपी डिपार्टमेंट छोटी सी जगह बना के रखी हुई है, इस डिपार्टमेंट की, अच्छा कभी मैं डिपार्टमेंट वर्ड बोल रहा हूँ, कभी फंक्शन बोल रहा हूँ, अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस डिपार्टमेंट की कोर एक्टिविटी क्या है? फोटोकॉपिंग ना, है ना, ये कोर एक्टिविटी है, ठीक है। एक बिजनेस है, उनकी डिलीवरी ट्रक्स हैं, वो गुड्स जो है वो इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। तो अब जो उनका ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है, या चलो फंक्शन नहीं, मैं एक ट्रक की बात कर लेता हूं, उस ट्रक की कोर एक्टिविटी क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, मतलब चलना, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है जहां पर स्किल्ड वर्कर्स बैठे हुए हैं, और चलें ये जो कपड़े सिलाई होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। एक डिपार्टमेंट है, वहां पर स्किल्ड वर्कर्स हैं और उनको कपड़ा दिया जाता है और उनको उनका नाप प्रोवाइड किया जाता है, और उनका काम होता है नाप के हिसाब से कपड़े की कटिंग करना, तो उसको मैं कह देता हूं कटिंग डिपार्टमेंट। वहां वर्कर्स बैठे हैं, उनको उनके टाइम के हिसाब से पैसे मिलते हैं, लेट से 500 रुपए पर आवर मिल रहे हैं। उस डिपार्टमेंट की, कटिंग डिपार्टमेंट की कोर एक्टिविटी क्या है? कटिंग करना। और कटिंग करना मतलब कटिंग पे टाइम लगना, जो आवर्स हैं लेबर के वो काम होना, ठीक है। एक इंडिविजुअल इंसान, सेल्समैन, कोर एक्टिविटी क्या है? सेल्स करना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है, प्लांट है,
उसकी कोर एक्टिविटी क्या है? मैन्युफैक्चर करना। जबरदस्त। एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट परचेज को कहते हैं, एक परचेजिंग का डिपार्टमेंट है, उनकी कोर एक्टिविटी क्या है? परचेजेस करना, मतलब परचेजेस के लिए ऑर्डर्स प्लेस करना। ठीक है, कोर एक्टिविटी वाली बात कुछ समझ आ रही जो कहते हैं? अब ये किसी एक पूरे डिपार्टमेंट के हिसाब से भी सोचा जा सकता है, किसी एक एसेट के लिए भी सोचा जा सकता है, किसी एक इंडिविजुअल के हिसाब से भी सोचा जा सकता है। हर डिपार्टमेंट, हर एसेट, हर इंडिविजुअल की कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होती है। एक मैंने कोर एक्टिविटी बताई है। दूसरी चीज, हम जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, हम किसी ना किसी टाइम फ्रेम में कर रहे होंगे। अब वो ईयर भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है। ये दो चीजें मैं मेन बता रहा हूं, उसके बाद फिर इस कॉन्सेप्ट पे आता हूं, रिपीट कर रहा हूं। एक मैंने कहा है कि किसी ना किसी ऐसे डिपार्टमेंट जिसकी भी हम कॉस्ट देखना चाह रहे हैं। अच्छा, हम करना क्या चाह रहे हैं? हम करना ये चाह रहे हैं कि कॉस्ट्स को इन 3 टाइप्स में बांटना चाह रहे हैं। कॉस्ट्स मतलब एक्सपेंसेस। हम ये वाला काम, क्या वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल की तमीज एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट के लिए भी कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल एसेट की कॉस्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे गाड़ी है, उसकी कॉस्ट्स क्या क्या होंगी, उसके खर्चे क्या क्या होंगे? पेट्रोल है, मेंटेनेंस है, टायर्स वगैरह सब मेंटेनेंस में आ गई, और इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस हो गई, और उसका टोकन टैक्स वगैरह हो गया, सफाई हो गई, वेयर हाउस, गाड़ी, अच्छा पार्किंग सर्विस हो गई, ठीक है। हाँ जी, पेट्रोल हो गया, सबसे पहले पेट्रोल डलवाया था, और हाँ जी भाई गाड़ी चलानी किसने है? ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर के खर्चे हो गए। अब ये गाड़ी से रिलेटेड सारे खर्चे हैं, हमने इन ऑयल मेंटेनेंस कर ली, इन सारे खर्चों को अगर हमने इस क्लास में बांटना है, इन टाइप्स में बांटना है। अच्छा, क्यों बांटना है ये आएंगी आगे बातें, क्यों की वजह है अगले चैप्टर्स में, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि इनमें बांटना है, तो ये टाइप्स क्या हैं। तो अगर हमने किसी गाड़ी के खर्चों को इन टाइप्स में बांटना है, किसी डिपार्टमेंट में होने वाले खर्चों को इन टाइप्स में बांटना है, तो वो कैसे बांटना है, इसके लिए 2 जरूरी बातें पहले जान लें। हम जिसके भी खर्चे इन टाइप्स में बांटना चाह रहे हैं, उसकी कोर एक्टिविटी पता हो हमें क्या है, और दूसरा, हम ये जो भी काम करना चाह रहे होंगे, ये फॉर एनी गिवन पीरियड करना चाह रहे होंगे। अब वो महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, ये दोनों बातें ओके। जिस डिपार्टमेंट, जिस एसेट, जिस इंडिविजुअल के लिए हम ये टाइप्स निकालना चाह रहे हैं, 2 बातें बुनियादी जरूरी हैं कि हम ये जानते हो कि उसकी कोर एक्टिविटी क्या है, और दूसरा, हम ये सारा काम जो करना चाह रहे हैं, ये फॉर एनी गिवन पीरियड करना चाह रहे हैं। ये दोनों बताऊंगा पहले, ये इनके बाद। वो खर्चा जिसका ताल्लुक कोर एक्टिविटी से है, वो खर्चा जिसका ताल्लुक कोर एक्टिविटी से है, वो वेरिएबल है, और जिसका ताल्लुक कोर एक्टिविटी से नहीं है, बस वैसे ही टाइम पीरियड से है, वो फिक्स्ड है। मिसालों से समझाता हूं। वो खर्चा जिसका ताल्लुक कोर एक्टिविटी से है, कोर एक्टिविटी से ताल्लुक से मेरी मुराद यह है कि कोर एक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो खर्चा भी ज्यादा होगा। जैसे बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है। और फिक्स्ड वो है जिसका ताल्लुक कोर एक्टिविटी से नहीं है, ये बस सिर्फ उस टाइम पीरियड से ताल्लुक है, इसको फिक्स्ड कहते हैं। ये मैंने मेन फर्क बताया, बाकी मिसालों से क्लियर करता हूं। गाड़ी की मिसाल लेते हैं। गाड़ी का सालाना टोकन टैक्स, अच्छा गाड़ी की कोर एक्टिविटी क्या है? गाड़ी का चलना, ये या ये फिक्स्ड है। गाड़ी के ड्राइवर की मंथली सैलरी फिक्स्ड है, क्योंकि ड्राइवर रखा हुआ है, उसको हमने तनख्वाह देनी है। अच्छा, पेट्रोल का खर्चा वेरिएबल है, क्योंकि गाड़ी की कोर एक्टिविटी है गाड़ी का चलना, तो गाड़ी ज्यादा चलेगी तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा, गाड़ी नहीं चलेगी तो पेट्रोल नहीं लगेगा। और मिसालें लेते हैं, नहीं अब मैं
चीज चेंज कर रहा हूं। अब एक इंडिविजुअल की मिसाल लेते हैं, सेल्समैन है। उस सेल्समैन की सैलरी ये तय की है कि तुम्हें जितने भी यूनिट्स बेचोगे 100 रुपए पर यूनिट तुम्हें सैलरी मिलेगी। उस सेल्समैन की कोर एक्टिविटी क्या है? सेल्स करना। तो उसकी सैलरी है 100 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल फिक्स्ड, क्योंकि कोर एक्टिविटी सेल्स है। सेल्स कम होगी सैलरी कम होगी, सेल्स ज्यादा होंगी सैलरी ज्यादा होगी, तो ये वेरिएबल है। लेकिन उन सेल्समैन के बैठने के लिए जो ऑफिस दिया गया है, सेल्स ऑफिस, उसका साल का किराया वो फिक्स्ड है। ठीक है जी, और मिसाल लेते हैं। प्लांट है, एक प्लांट की बात करते हैं। उस प्लांट में कंज्यूम होने वाली बिजली वेरिएबल है, क्योंकि प्लांट की कोर एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन होगी, मशीन चलेगी तो बिजली कंज्यूम होगी, नहीं चलेगी तो बिजली कंज्यूम नहीं होगी। उस प्रोडक्शन के ऑपरेटर की सैलरी, पूरी बात, उस ऑपरेटर की सैलरी जो कि 200 रुपए पर आवर है, वेरिएबल है, क्योंकि जितनी मशीन चलेगी उतनी उसकी सैलरी होगी, नहीं चलेगी तो नहीं होगी, क्योंकि है ही ऑपरेटर की सैलरी। मशीन के ऑपरेटर की सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ, ये फिक्स्ड है। ठीक है, शाबाश। उस मशीन की एनुअल स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने एनुअल कहा है, इसका मतलब वो हर साल मेंटेनेंस करनी ही करनी है। और मिसाल, अब मैं पूरी फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। पूरी फैक्ट्री को अगर हम देखेंगे तो इसकी कोर एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन होना। जूतों पे लगने वाला लेदर वेरिएबल है। प्रोडक्शन होगी तो लेदर लगेगा ना, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो लेदर नहीं लग रहा होगा, वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक है। वो स्किल्ड वर्कर्स जिनको जूते बनाने के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, वेरिएबल है। फैक्ट्री का एनुअल रेंट फिक्स्ड है। फैक्ट्री की मशीनों की इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल है। इसके लिए पावर का वर्ड यूज होता है, पावर। ठीक है जी, जबरदस्त। तो ये वेरिएबल फिक्स की कुछ बात समझ आ रही है? yes, फिक्स्ड की जो अमाउंट है, अमाउंट, उसका ताल्लुक, यानी जो अमाउंट होती है ना, वो होती ही पीरियड से रिलेटेड है। अमाउंट पीरियड से रिलेटेड होती है। जैसे फैक्ट्री का रेंट 2 लाख रुपए पर ईयर, 2 लाख रुपए पर ईयर, इसका जो ओरिजिनल अमाउंट है 2 लाख, वो पीरियड से रिलेट कर दी गई है। नहीं समझ आ रही? रेंट 2 लाख पर ईयर, इसको 2 लाख नंबर है, इसको रिलेट कर दिया गया है पीरियड के साथ। ये एक दिन का रेंट है नहीं, पूरे साल का। एम्प्लॉय की 25,000 रुपए मंथली सैलरी फिक्स है ना, इस 25,000 को टाइम से रिलेट कर दिया गया है। अच्छा, टाइम भी वो, मैं टाइम वाली बात दोहराता हूं, हम ये क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं ये फॉर एनी गिवन टाइम कर रहे हैं। हम ये क्लासिफिकेशन एक गिवन टाइम पीरियड में कर रहे हैं ना, साल, क्वार्टर, महीना, कुछ भी हो सकता है। हम जो फैसला कर रहे हैं ना कि कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सी वेरिएबल है, इस बात का फैसला फॉर एनी गिवन टाइम पीरियड है। जैसे अगर मैंने इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स के बारे में ये फैसला करना है, ये कमेंट देना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्टूडेंट है, बुरा स्टूडेंट है, एवरेज है, टॉप है, बिल्कुल बिलो एवरेज है, ये कमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में है? इस सेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ये जिंदगी भर का कमेंट नहीं है, ये इस सेशन का कॉन्टेक्स्ट है। तो हम वेरिएबल फिक्स्ड की जो तमीज करेंगे वो किसी कॉन्टेक्स्ट में है, वो एक गिवन टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में है, जो कि महीना भी हो सकता है, साल भी। ये पीरियड वाली बात आ रही है, समझ जाग रहे हैं? ये किसी गिवन पीरियड की बात हो रही है। तो जिस गिवन पीरियड की बात हो रही है, फिक्स कॉस्ट वो है जो उस पीरियड से रिलेट करके अमाउंट बनाई गई है। अगर हम 1 साल की कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो फिक्स खर्चा वो है जो टोटल फॉर दैट पीरियड ही है। वेरिएबल वो चीज है, चूंकि ये कोर एक्टिविटी से लिंक है, तो इसकी जो अमाउंट है
वो कोर एक्टिविटी के एक यूनिट से लिंक की गई है। वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक चूंकि कोर एक्टिविटी के होने से है, तो इसकी जो अमाउंट डिटरमिन की गई है वो कोर एक्टिविटी के एक यूनिट से लिंक की गई है। जैसे स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स जिन्होंने जूता सीने में खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इनकी वेज तय की गई है 300 रुपए पर आवर। 300 रुपए पर आवर जूते बनाने की जो वेज तय हुई है वो 300 रुपए पर आवर तय हुई है। ये वेरिएबल है। अच्छा, अब 300 रुपए पर आवर में आपको लग रहा है जी आर चूंकि टाइम से लिंक्ड है, तो इसलिए मैं आपको पहले पर आवर की बजाय पर जूता कह देता हूं। उसकी वेज तय हुई है 300 रुपए पर शू, या दर्जी का काम है तो उसकी वेज तय हुई है 500 रुपए पर शर्ट। वेरिएबल है, फिक्स्ड है। अब इसमें अगर ये जानना हो कि टोटल फॉर द ईयर ये वेजेस कितनी होंगी, तो टोटल तक कैसे पहुंचे? इस 500 पर शर्ट को नंबर ऑफ शर्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह गाड़ी के हवाले से पेट्रोल की कॉस्ट वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? तो जो इसकी अमाउंट ओरिजिनेट होगी वो पर लीटर होगी या पर किलोमीटर होगी, कि गाड़ी की पेट्रोल की कॉस्ट 25 रुपए पर किलोमीटर है। अच्छा, टोटल तक पहुंचना है तो क्या करें? मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ किलोमीटर्स। बताने का मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, जो फिक्स कॉस्ट है जब ये अमाउंट तय होती है तो ये है ही फॉर द पीरियड, है ही फॉर द टोटल पीरियड। लेकिन जो वेरिएबल है इसकी जो अमाउंट तय होती है, इसकी जो अमाउंट कोट होती है, वो किस एतबार से होती है? वो कोर एक्टिविटी के पर यूनिट के हिसाब से होती है। कुछ बात समझा पा रहा हूं? तो वेरिएबल की जो अमाउंट डिटरमिन होती है, जो अमाउंट कोट होती है, कोट, वो कोर एक्टिविटी के एक यूनिट के साथ लिंक की जाती है, और जो फिक्स्ड की अमाउंट कोट होती है वो टोटल फॉर द पीरियड के हिसाब से कोट होती है। अच्छा, ये जो इतनी सारी बातें बता रहा हूं, इनमें से कुछ भी नहीं लगा जो आपको लिखना चाहिए? कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको लिखवा रहा हूंगा बकायदा, उसके अलावा जो मैं समझा रहा हूं और आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ की बात है, वो बेटा फिर आपने चोरी चोरी खुद ही लिखनी होगी। हाँ, मैं बीच में चुप कर जाया करूंगा, अभी तक जितना बोला, अगर उसके बारे में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख लें। मैं जो लिखवाऊंगा वो तो लिखवाऊंगा, उसके अलावा जब कॉन्सेप्ट बता रहा होता हूं, मिसालें बता रहा होता हूं, तो वो आप अपने अल्फाज में कुछ ना कुछ जरूर लिख लिया करें। अच्छा, अभी तक की डिस्कशन में जितना जोर जिस बात पे लगा रहा था वो मैं दोहरा देता हूं। मैंने ये कहा है कि हम वेरिएबल फिक्स्ड की जो कॉस्ट की तमीज करना चाह रहे हैं, क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, ये किसी ना किसी एसेट, किसी ना किसी डिपार्टमेंट के लिए हो रहा है काम, तो हमें इस क्लास करने के लिए ये पता होना चाहिए कि उस डिपार्टमेंट, उस फंक्शन, उस एसेट की कोर एक्टिविटी क्या है, और हम ये जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ये फॉर एनी गिवन पीरियड करने वाले हैं, फॉर द ईयर, फॉर द मंथ, फॉर द क्वार्टर। एक ये मैंने बात की है। अगली बात मैंने की है कि वो कॉस्ट जिनका ताल्लुक कोर एक्टिविटी से है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जिनका ताल्लुक कोर एक्टिविटी से नहीं बस टाइम पीरियड से है वो फिक्स कॉस्ट है। और फिर इसकी मजीद वजाहत मैंने ये की है कि फिक्स्ड कॉस्ट की बहुत ज्यादा चीजें होंगी ना, आस्ता आस्ता जिसने लिखनी हो साथ साथ लिखते रहना। पहले मैं पहली बात कर रहा हूं, हम ये जो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, इसके लिए बुनियादी दो बातें। ये क्लासिफिकेशन हम फॉर एनी पीरियड करने जा रहे हैं, और ये क्लासिफिकेशन तब कर पाएंगे जब हमें उस डिपार्टमेंट या एसेट या इंडिविजुअल की कोर एक्टिविटी पता होगी। पहले यहां तक लिख लें।
हाँ जी, यहाँ तक। अच्छा, रजिस्टर पे तो मैं नहीं लिख सकता ना आके, तो इतना यहाँ तक तो आप नहीं करना है। मैंने ये जो दो बातें बताई हैं बार बार, ये फिर बता देता हूँ जिनको अल्फाज नहीं मिल रहे। हमने ये जो क्लासिफिकेशन करनी है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है, ये हम किसी एसेट, किसी डिपार्टमेंट, किसी इंडिविजुअल की कर रहे होंगे, तो उसके लिए ये दो बातें याद रखनी जरूरी हैं कि एक तो हम ये क्लासिफिकेशन फॉर एनी गिवन पीरियड कर रहे हैं, और दूसरी बात कि हम जिसके लिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हमें उसकी कोर एक्टिविटी पता हो। जी, जो अमाउंट है वो तो वेरी कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल आपका ड्राइवर की सैलरी है वो फिक्स कॉस्ट है, लेकिन सर जो अमाउंट है सैलरी वो तो मतलब कम ज़्यादा हो सकती है। कम ज्यादा कब? मतलब कुछ सैलरी बढ़ा वो तो अगले पीरियड में चली जाएगी ना। यानी आप कहें कि 2020 में सैलरी और थी, 2021 में और हो जाएगी, तो वो तो फिर अगला पीरियड चला गया ना। हम उस गिवन पीरियड में रहते हुए बात कर रहे हैं। अगर ओवर टाइम कर ले और ओवर टाइम किस तरह से दिया जाए, फिर वो पोर्शन वेरिएबल में बिल्कुल जा सकता है। अच्छा, ये जो ओवर टाइम वगैरह की चीज़ें हैं ना, ये हम लेबर में पढ़ेंगे, लेकिन चले आप पूछ रहे हैं तो जो उसकी फिक्स सैलरी है वो फिक्स पोर्शन में रह जाएगी, और वो जो ओवर टाइम लगा रहा है डिपेंड करता है कि क्या तय हो रहा है ओवर टाइम का, तो वो वेरिएबल में हो सकता है। जैसे मैंने सेल्समैन की मिसाल दी थी, इसी मिसाल को और बताता हूँ। सेल्समैन को कहा था कि तुम्हारी सैलरी 40,000 पर मंथ है प्लस 50 रुपए पर यूनिट है, तो 40,000 फिक्स्ड है और जो 50 पर यूनिट है वो वेरिएबल चीज है। तो एक खर्चे के दो टुकड़े हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको ये बात बताई कि हम ये सारा काम फॉर एनी गिवन पीरियड कर रहे हैं, क्योंकि अगर पीरियड चेंज हो जाएगा तो फिर ये अमाउंट्स फिर बदल जाएंगे। और दूसरी बात मैंने की कि हम जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस एसेट के लिए क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं उसकी कोर एक्टिविटी पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने अगली बात ये की थी कि वो खर्चे जिनका ताल्लुक उस पीरियड से है वो फिक्स्ड है, और जिसका ताल्लुक उस पीरियड में होने वाली कोर एक्टिविटी से है वो वेरिएबल है। अगली बात मैंने ये की थी, नहीं जरूरत लिखने की। क्या जी, किधर है, कौन है, कहाँ है? हाँ जी, किसका सेकंड पॉइंट है? इतना कुछ बता दिया, दोबारा सुन लो। हमने ये जो क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन कि फलानी कॉस्ट वेरिएबल है कि फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है, ये जो क्लासिफिकेशन करनी है ये हम किसी डिपार्टमेंट की, किसी फंक्शन की, किसी इंडिविजुअल एसेट की, किसी इंडिविजुअल वर्कर की भी कर सकते हैं। जिसके लिए भी करनी है, दो बातें, हमें उसकी कोर एक्टिविटी पता हो और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम ये वेरिएबल फिक्स की तमीज फॉर एनी गिवन पीरियड करने जा रहे हैं। और उसके बाद मैंने ये बात की थी कि वो कॉस्ट जिनका ताल्लुक उस पीरियड से है वो फिक्स कॉस्ट है, और जिनका ताल्लुक उस पीरियड में होने वाली कोर एक्टिविटी से है वो वेरिएबल है। और तीसरी बात मैंने इनकी अमाउंट की थी कि इनकी अमाउंट कोट भी तो करनी है ना। जैसे अगर हॉस्टल में जैसे आप लोग रहते हैं काफ़ी, तो हॉस्टल का किराया जो आपको वो कोट कर रहा होगा डीलर, वो पर मंथ कह के कोट कर रहा होगा ना कि 15,000 पर मंथ है, तो एक फिगर कोट की जा रही है ना। ये इसी तरह वर्कर्स की हम लोग वेज कैलकुलेट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, भाई तुम्हें आइंदा हम 600 रुपए पर यूनिट देंगे, तो ये 600 पर यूनिट एक कोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसी तरह किसी सेल्समैन को कह रहे हैं कि तुम्हारी सैलरी 40,000 पर मंथ है, तो ये कोट कर रहे हैं ना हम एक वैल्यू। तो वेरिएबल कॉस्ट जब कोट की जा रही है, जब उसको एक वैल्यू दी जा रही है, तो वो कोर एक्टिविटी के यूनिट के हिसाब से, और जो फिक्स कॉस्ट जब कोट की जा रही है तो वो टोटल फॉर द पीरियड के हिसाब से। ये मैंने अगली बात की थी। फिर से, वेरिएबल कॉस्ट जब कोट की जा रही होगी, जैसे पेट्रोल पंप पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर क्या रेट लगा होगा, 137 रुपए क्या पर लीटर, तो इसको रेट कोट किया जा रहा है एक यूनिट के साथ। और अगर पेट्रोल पंप की कितने किराए पे लिया हुआ है जी आपने, वो कहेंगे 4 करोड़ पर ईयर के हिसाब से। अब वो ये टोटल फॉर द पीरियड के हिसाब से कोट हो रहा है।
तो जो फिक्स कॉस्ट का नंबर, वैल्यू, अमाउंट कोट होती है वो टोटल फॉर द ईयर के हिसाब से तय होती है, टोटल फॉर द पीरियड। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो कोट हो रही होती है वो एक्टिविटी के पर यूनिट के हिसाब से कोट हो रही होती है। ये फर्क कुछ समझा पाया मैं कि नहीं? किसी दुकान से कोई चीज खरीदने जा रहे हैं आप, अगर चलो सिगरेट खरीदने चले जाएंगे आप, अब सिगरेट जब खरीदने जा रहे हैं तो वो सिगरेट वाला जो है वो रेट कोट कर रहा है। अब अगर एक दो सिगरेट खरीदने वाला होगा तो कहेगा जी 3 रुपए का एक सिगरेट है, अगर वो डब्बी लेने वाला, पैकेट लेने वाला होगा तो पैकेट का रेट बताएगा। बात यह है कि वो जो फिगर कोट की जा रही है अगर वो एक्टिविटी के एक यूनिट से लिंक करके की जा रही है तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। और फिक्स कॉस्ट कैसे कोट हो रही होती है ओरिजिनली? टोटल फॉर द पीरियड। अच्छा, मैं यहां पर एक बात आपको ये बता रहा हूं कि ये इनका ओरिजिनली जो कोट करने का तरीका है, ये हो सकता है आगे चल के किसी सवाल के अंदर हमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट करके नजर आ रही हो। देखें, एक होता है चीज की ओरिजिनल हालत, जैसे ईंटें हैं, अभी ईंटों की मिसाल ले रहे थे, उनकी ओरिजिनल हालत एक एक ईंट करके है। अगर दीवार बनानी है तो एक एक ईंट करके जोड़नी पड़ेगी, उसकी ओरिजिनल हालत एक ईंट है, एक यूनिट करके। और अगर कभी इत्तेफाक हुआ इस बात का, जो घरों में कभी ये लकड़ी का काम हुआ हो तो इसकी पूरी शीट है जो पूरी मिलती है, फिर उस शीट को काट के अगर टुकड़े बनाने तो बनाने, लेकिन उसकी ओरिजिनल हालत एक पूरी शीट की है। इसी तरह कपड़ा है, जो कपड़ा खरीद रहे हैं उसकी ओरिजिनल हालत एक पूरे थान की है, उसमें से कटिंग लेनी है, कटिंग करनी हो तो की जा सकती है। उसकी ओरिजिनल हालत क्या है? जिस तरह से वो प्रेजेंट हो रहा है कि वो एक पूरा कपड़ा थान है, लेकिन जो ईंटें हैं वो एक एक यूनिट है। अगर उससे कुछ बनाना है तो उनको जोड़ना पड़ रहा होगा। तो जो वेरिएबल कॉस्ट वाली चीजें हैं इनकी जो ओरिजिनल हालत होती है वो पर यूनिट करके होती है, और जो फिक्स कॉस्ट है इनकी जो ओरिजिनल हालत होती है वो टोटल फॉर द पीरियड होती है। ये बार बार दोहराने से ना चीजें पक्की हो जाती हैं। फिक्स कॉस्ट की जो कोट करने की, बताने की ओरिजिनल हालत है वो टोटल फॉर द पीरियड है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको बताने की, जो कोट करने की ओरिजिनल हालत है वो रुपीस पर यूनिट है। जी, जब हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो एक फिक्स कॉस्ट इंकर हो रही होती है, लेकिन जब हम एक वक्त में बहुत ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से वो नीचे की तरफ वेरी करने लग जाती है। थोड़ा सा जल्दी है ये सवाल, ये थोड़ा सा जल्दी है सवाल। यहां तक जो जो लिख रहा था वो लिख ले तो मैं आगे बढ़ूं। चले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, और खामोशी से पहले आप जस्ट सवाल कह लें, लिख लें, फिर खामोशी से बस आप अपने तौर पे सॉल्व कर लें कि ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। अभी बस आप लिस्ट लिखते जाएं, फिर आप उसको सॉल्व करिएगा। नंबर 1, स्किल्ड लेबर वेज। स्किल्ड लेबर वेज 700 रुपये पर आवर। स्किल्ड लेबर की वेज है 700 पर आवर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है जी परमानेंट स्टाफ सैलरीज, परमानेंट स्टाफ सैलरीज 250,000 पर मंथ, 250,000 पर मंथ। परमानेंट स्टाफ की सैलरीज हैं 250,000 पर मंथ। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। रॉ मटेरियल समझते हैं? अगर कोई बिजनेस कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो किसी चीज से ही मैन्युफैक्चर करता होगा ना। अगर कोई बिजनेस है जो कपड़ा बना के बेचता है तो कपड़ा किससे बनाता होगा? धागे से। अच्छा, एक बिजनेस है जो धागा बना के बेचता है तो वो कॉटन से धागा बनाता होगा। तो हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का कोई ना कोई रॉ मटेरियल होता है जिसको वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ये नाम आपने बचपन की अकाउंटिंग में शायद सुने हो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अगर नहीं सुने तो आप सुन लें। मैन्युफैक्चरिंग जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है, ट्रेडिंग बिजनेस, इसका काम क्या होता है? ये बनी बनाई चीजें खरीदता है, बेचता है, यानी ये सिर्फ गुड्स में डील करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है ये मटेरियल खरीदता है, उसको कन्वर्ट करता है फिनिश्ड गुड्स में। तो इस मटेरियल को रॉ मटेरियल कह रहे होते हैं। ये किसी प्रोसेस के जरिए इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम है। अच्छा, क्या लिखवा रहा था? रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5% ऑफ मटेरियल ऑफ परचेज प्राइस, 5% ऑफ परचेज प्राइस। ये रॉ मटेरियल वाला पॉइंट ही लिखवाया मैंने। रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5% ऑफ परचेज प्राइस। नेक्स्ट लिखें, सेल्स कमीशन 10%, सेल्स कमीशन 10%। नेक्स्ट, depreciation of assets, depreciation of assets on straight line basis। Next, depreciation of manufacturing plant, depreciation of manufacturing plant on units produced basis। ये भी एक मेथड होता है डेफिनेशन का, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बेसिस। जी, depreciation of manufacturing plant on units produced basis। Next, fuel and power of manufacturing plant, fuel and power of manufacturing plant। Next, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट ₹50 पर केजी, ₹50 पर केजी। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट ₹50 पर केजी। नेक्स्ट,
इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स 1,20,000 पर ईयर, 120,000 पर ईयर। चले काफी, इनमें वेरिएबल और फिक्स ढूंढें। नहीं, वेरिएबल और फिक्स इसमें आइडेंटिफाई करें ना, कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स्ड है। हाँ जी, डन के डूइंग डन। हाँ जी, पहला स्किल्ड लेबर वेरिएबल, वेरिएबल कोई एतराज? क्योंकि ये 700 रुपए पर आर है ना, अब पूरे पीरियड की अगर टोटल कैलकुलेट करनी है तो जितने आर उसने काम करेगा इनटू 700 हो जाएगा, वेरिएबल है। परमानेंट स्टाफ की सैलरी ये फिक्स चीज है। अच्छा, वेरिएबल फिक्स्ड कर लेना काफी नहीं था, आपको वजह भी समझ आया। अगर तुक्का लग गया तो वो काफी नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। पॉइंट नंबर 3 वेरिएबल, क्योंकि जी जी रॉ मटेरियल वेरिएबल है। हाँ जी, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने कहा है 5% ऑफ परचेज प्राइस है। इसको क्यों कह रहा हूं मैं वेरिएबल? क्योंकि इसका ताल्लुक मटेरियल खरीदने से है। जितना ज्यादा मटेरियल खरीदेंगे 5% उतना ज्यादा खर्चा आ रहा होगा, नहीं खरीदेंगे नहीं आ रही होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसका ताल्लुक एक्टिविटी से है, टाइम पीरियड से नहीं है।
तो ये वेरिएबल है। आगे कमीशन 10%। अब ये कमीशन किसको देनी है? सेल्समैन को। किस बात की? बेचने की। किसका 10%? सेल्स का 10%। तो इसका ताल्लुक भी एक्टिविटी से है, टाइम पीरियड से रिलेटेड नहीं है, ये एक्टिविटी से रिलेटेड है। ज्यादा सेल्स होंगी ज्यादा कमीशन बन जाएगी। आगे डेप्रिसिएशन एसेट्स की स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, ये फिक्स्ड है क्योंकि इसका आंसर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वो ईयर से रिलेटेड चीज है जी। चेंज किससे हो जाएगी? नहीं, किससे कंपेयर करके कह रहे हैं चेंज? हाँ, अच्छा चले, इसी सवाल के जवाब में मैं एक और सवाल पूछता हूँ। फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड या वेरिएबल? फिक्स्ड है, तो पिछले साल से तो ज्यादा हो गया होगा इस दफा, तो फिर है? मैंने पूछा है कि रेंट पर ईयर है, ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? तो अगर पिछले साल से रेंट बढ़ गया है तो फिर हाँ, तो उस पीरियड से रिलेटेड देखना है ना। तो इसी तरह से डेप्रिसिएशन फॉर दैट पीरियड एक फिक्स चीज है। क्या किसी एक्टिविटी से मशीन चलने, ज्यादा चलने, कम चलने से ताल्लुक है इसका? नहीं है ना, तो ये फिक्स्ड है। हाँ, अगली आइटम डेप्रिसिएशन यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड पे, ये वेरिएबल है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन नंबर ऑफ यूनिट से लिंक कर दी गई है। नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर ज्यादा होगी। नंबर ऑफ यूनिट्स कम बनेंगे, कम होगी। हमने ये वेरिएबल फिक्स का फैसला फॉर अ गिवन पीरियड करना है, उसको पिछले पीरियड से कंपेयर नहीं करना। ये एक ईयर की बात हो रही है, महीना, क्वार्टर कुछ भी हो सकता है। हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2021 में फॉर द ईयर 21 डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरी जो कि कैलकुलेट हो रही है यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड पे, वो एक वेरिएबल खर्चा है या फिक्स खर्चा है? वेरिएबल खर्चा है। अगला क्या है जी? फ्यूल एंड पावर। मैंने बताया था कि मशीनरी जो बिजली इस्तेमाल कर रही है, फ्यूल इस्तेमाल कर रही है, वो है तो वेरिएबल चीज है। मैंने बेशक अमाउंट नहीं बताई, अगर आप इसको सिर्फ अमाउंट से सोचेंगे तो मैंने उससे पहले ये बात की थी कि वेरिएबल वो चीज है जिसका ताल्लुक एक्टिविटी से, फिक्स्ड वो चीज है जिसका एक्टिविटी से नहीं, सिर्फ पीरियड से ताल्लुक। तो फ्यूल जो है वो वेरिएबल है। आगे पैकिंग मटेरियल है 50 रुपए पर किलो, वेरिएबल है। वेरिएबल एक तो ये कि पर किलो है, दूसरा एक्टिविटी से लिंक है ना भाई, जितनी चीजें बनाएंगे उतनी पैकिंग करेंगे, थोड़ी बनाएंगे थोड़ी पैकिंग करेंगे, तो ये एक्टिविटी से लिंक्ड है। आगे एसेट्स की इंश्योरेंस 1,20,000 फॉर द ईयर, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट ओके, चल जबरदस्त। हाँ जी, हम अगर कॉस्ट, अच्छा इसको फिलहाल ना देखें, अभी मैं फिक्स वेरिएबल क्लियर कर रहा हूं। इस पे कोई एतराज? अगर सेमी वेरिएबल है इग्नोर। टोटल कॉस्ट फॉर अ पीरियड, टोटल फॉर द पीरियड में ये दो चीजें हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? नहीं अच्छा, इस तरह तो हो जाएगी, वैसे कह रहा हूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। टोटल फ्यूल कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालें, टोटल पेट्रोल कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालें? चूंकि इसकी ओरिजिनल हालत वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अच्छा, यूनिट से मुराद यहां पर प्रोडक्ट का यूनिट लाजमी नहीं है, किसी भी एक्टिविटी जिसे लिंक्ड है उसका यूनिट। जैसे वर्कर का काम है काम करना, उसका यूनिट एक आर हो सकता है। तो ये चूंकि ओरिजिनली है ही पर यूनिट चीज, तो टोटल तक कैसे पहुंचूं? जिससे भी ये लिंक्ड है। अगर पेट्रोल की कॉस्ट पर किलोमीटर है तो इनटू टोटल पेट्रोल कॉस्ट फॉर द ईयर निकालना चाह रहा हूं, पेट्रोल कॉस्ट पर किलोमीटर इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पेट्रोल कॉस्ट फॉर द ईयर निकालना चाह रहा हूं, पेट्रोल कॉस्ट पर लीटर इनटू नंबर ऑफ लीटर्स।
टोटल पैकिंग कॉस्ट फॉर द ईयर निकालना चाह रहा हूं। पैकिंग कॉस्ट 50 रुपए पर केजी इंटू नंबर ऑफ केजीज जितना इस्तेमाल हुआ। टोटल वर्कर की कॉस्ट फॉर द ईयर 700 रुपए पर आवर इंटू नंबर ऑफ आवर्स जितना उसने काम किया। टोटल सेल्स कमीशन 5 रुपए पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स जो बेचे। टोटल सेल्स कमीशन फॉर द ईयर 10%। 10% इंटू अमाउंट ऑफ सेल्स। 10% ऑफ सेल्स है तो वो सेल्स के ऊपर लगेगी ना। चलें, जबरदस्त, बड़े लाइक हैं यार माशाल्लाह सारे, बड़ी खुशी हुई मुझे। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन पर आवर, आवर्स मेथड भी होता है एक, डेप्रिसिएशन पर आवर मल्टीप्लाई बाय आवर्स यूज्ड। सवाल लिखें। कुछ कॉस्ट्स लिखवा रहा हूं और उसके बाद फिर एक रिक्वायरमेंट बताता हूं। होमवर्क होगा ये। स्टाफ सैलरीज, स्टाफ सैलरीज 50,000 पर मंथ। स्टाफ सैलरी 50,000 पर मंथ। अच्छा, कोई जो चीज पर मंथ है तो वो फिक्स्ड, मतलब आर पर ईयर देने की बजाय पर मंथ कर दी। पर ईयर करना है तो इंटू 12 हो जाएगा, स्टिल वो फिक्स्ड है। तो सैलरी है 50,000 पर मंथ। नेक्स्ट, फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट 20 रुपए, ₹20 पर लीटर, ₹20 पर लीटर। और इसी पॉइंट में आगे लिखिए टोटल फ्यूल यूज्ड फॉर द ईयर, टोटल फ्यूल यूज्ड फॉर द ईयर 4500 लीटर्स, 45 4,500 लीटर्स। नेक्स्ट, लेबर वेजेस, लेबर वेजेस ₹400 पर आवर, 400 रुपए पर आवर। इसी पॉइंट में चल रहा है लेबर वर्कड फॉर, लेबर वर्कड फॉर, जी इसी पॉइंट में, इसी पॉइंट लेबर आवर्स फॉर द ईयर लिख लें यार। लेबर वर्कड फॉर 2700 आवर्स, 2700 आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट, depreciation, depreciation of plant and machinery, depreciation of plant and machinery 20% of cost, 20% of cost। और प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 1.5 मिलियन, 15 लाख। रिपीट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन मैंने बताई है 20%, 20% ऑफ कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है। और कॉस्ट बताई है 1.5 मिलियन यानी 15 लाख रुपए।
नेक्स्ट, इंश्योरेंस 120,000 पर ईयर, 1,20,000 पर ईयर। नेक्स्ट, सेल्स कमीशन 5% और इसी पॉइंट में चल रहा है। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 7 मिलियन, 7 मिलियन रुपए, 7 मिलियन रुपीज। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट ₹300 पर यूनिट। और इसी में आगे कंटिन्यू करें। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 3,000, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 3,000। चले, आपसे रिक्वायर्ड है, होमवर्क है, कल कर लाइएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर और टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर और टोटल फॉर द ईयर, टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर, यानी इन दोनों का सम कर लेंगे। और वो कॉपी से नोट्स लेते जाइएगा, कल फिर उस नोट्स में से भी सवाल कराऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।